छिपने को मजबूर हैं। असम में भारी बारिश हो रही है। देखिए सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और बताया जा रहा है अलग अलग इलाकों की सामने आई हैं। असम से भी सामने है तस्वीरें। चंबा, राजौरी, शिमला के साथ सांबा, गुवाहाटी में इस वक्त प्रकृति अपना विकराल रूप दिखा रही है। भारी बारिश की वजह से लगातार उफान पर बरसाती नदी नाले आ चुके हैं, जिसकी वजह से सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न है। निचले इलाकों में लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बारिश से बाढ़ जैसे हालात इन जगहों पर। राजसमंद के आमेट से बड़ी खबर है। बेकाबू ट्रेलर ने 6 कारों को अपनी चपेट में ले लिया। सड़क पर खड़े गुजरात रोडवेज के परिचालक को भी उसने अपनी चपेट में लिया है। गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। नशे में धुत चालक की लोगों ने जमकर धुनाई भी की है। सड़क पर एक तरफ वाहनों का लंबा जाम लग गया। सूचना मिलती ही पुलिस ने चालक और ट्रेलर को जब्त कर लिया है। मौके पर क्षतिग्रस्त वाहन हटाकर जाम खुलवाया गया। आमेट केलवा रोड पर मिला ग्राउंड के पास की घटना बताई जा रही है। राजसमंद के आमेट से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पुलिस ने चालक को पकड़ लिया है। ट्रेलर को भी जब्त कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया जो जानकारी सामने निकलकर अब आई है वो ये कि फिलहाल के लिए स्थितियां वहां पर संभाल ली गई हैं। जो क्षतिग्रस्त वाहन था उसे सड़क से हटवा दिया गया है ताकि लोगों को आवागमन में दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जाम लग गया था वहां पर। जाम को खुलवा दिया गया। परिषद ने लखनऊ में एक कॉल सेंटर शुरू किया। दावा किया जा रहा है कि ये कॉल सेंटर उन लोगों की मदद करेगा जो जबरन धर्म परिवर्तन का शिकार हुए। हालांकि इस पर विपक्ष ने तीखी आपत्ति जताई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसे वोटों की राजनीति बता रहे हैं। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ विश्व हिंदू रक्षा परिषद की मुहिम। छांगुर द्वारा कराए गए धर्मांतरों के लिए स्पेशल हेल्पलाइन नंबर है। लखनऊ में शुरू किया सनातन कॉल सेंटर। उत्तर प्रदेश में बढ़ते धर्मांतरण के मामलों के बीच विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ में एक सनातन कॉल सेंटर शुरू किया। इस कॉल सेंटर का उद्देश्य अवैध धर्मांतरण से पीड़ित परिवारों और व्यक्तियों को मदद प्रदान करना है। अब एक कॉल सेंटर यहाँ पर खोला गया है और ये कॉल सेंटर हिंदू रक्षा परिषद, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के द्वारा खोला गया है। और सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये तस्वीर यहाँ पर मैं अपना वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश से कहूँगा कि यहाँ पर देखा छांगुर द्वारा कराए गए धर्मांतरण के लिए स्पेशल हेल्पलाइन नंबर 9250215363, ये नंबर देखिए। अवैध धर्मांतरण के शिकार लोग इस कॉल सेंटर में सीधा अपनी आप बीती साझा कर सकते हैं। शिकायत मिलने के बाद परिषद के सदस्य पीड़ित परिवार से संपर्क करके उनकी मदद करेंगे। कैसे आप लोग काम करें? जब कॉल आता है उसके बाद क्या करते हैं? हमारे पास अगर किसी पीड़ित का कॉल आता है तो हम पहले उसकी जानकारी लेते हैं कि वो कहाँ से है और उसके बाद उसकी क्या समस्या है, हम उसकी समस्या सुनते हैं। फिर उसका धर्मांतरण कैसे कराया जाता है वो हमें बताती हैं। फिर उसके बाद हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बताते हैं। फिर जो प्रदेश लेवल के होते हैं फिर उनको हम बताते हैं। विश्व हिंदू परिषद का ये कॉल सेंटर 24 घंटे सक्रिय रहेगा और पीड़ितों की शिकायत पर तुरंत मदद करेगा। परिषद का ये भी कहना है कि वो जिला प्रशासन को भी इन मामलों की जानकारी देंगे ताकि समय पर सही कार्रवाई हो सके। जो लोग धरना प्रदर्शन में शामिल थे, बहुत बड़ा नेटवर्क है ये, देश ही में नहीं विदेशों में है। ये सब मिलकर के 2047 में भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की योजना बना चुके हैं। लेकिन विश्व हिंदू रक्षा परिषद इसलिए सनातन हेल्पलाइन का वर्किंग किया है कि कहीं से कोई भी फोन करेगा, नंबर हमारे पदाधिकारियों के पास होगा। जैसे देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया, इधर छांगुर द्वारा कराए गए धर्मांतरों के लिए स्पेशल हेल्पलाइन नंबर है। आगरा का देखिए धर्मांतरण का अलग से लाइन है। उधर विपक्ष इस पूरे अभियान को भाजपा की साजिश बता रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ गए हैं। अरे भाई ये बताइए कि 10 साल होने जा रहा है योगी जी को प्रदेश में, ठीक है, 11-12 साल देश के प्रधानमंत्री जी को हो गया और अभी तक इस पे रोक नहीं लगा पाए। अभी तक रोक नहीं लगा, इसको इंतजार कर रहे थे। अभी तक क्यों नहीं रोक लगा? इसलिए कि 2027 की चुनाव की रूपरेखा तैयार हुई, पटकथा लिखी जा रही है। जनता को फिर से बांटने का काम किया जा रहा है। जनता बटेगी नहीं, अब मुद्दों पर वोट करेगी, विकास पर करेगी, महंगाई पर करेगी, बेरोजगारी पर करेगी, भ्रष्टाचार पर करेगी, कानून व्यवस्था पे करेगी।
देखिए, ये अवैध धर्मांतरण का जो पूरा मॉडल है, हिटलर के जर्मनी में नाजियों ने यहूदियों के खिलाफ एक कैंपेन चलाई थी, लव जिहाद की कैंपेन। वही कैंपेन बीजेपी आरएसएस पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में चला रही है। हमारे देश में ऑलरेडी एक ऐसा सख्त कानून है कि अगर कोई फोर्स कन्वर्जन हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है, किसी भी धर्म में हो रहा है, तो जो ब्लड रिलेटिव है वो कंप्लेंट करेंगे, उस पर एक्शन होगा, और एक्शन होना चाहिए, सरकार कोई भी हो। इस कॉल सेंटर में देश भर के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, केरल समेत 20 राज्यों के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई हैं। हर डेस्क पर पुरुष और महिला कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि धर्मांतरण के पीड़ितों को तेजी से मदद दी जा सके। जम्मू और रामगढ़ के आंधी क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरपुरा कोलीवाड़ा में शिक्षकों की कमी के विरोध में ग्रामीणों और परिजनों ने सोमवार सुबह से स्कूल गेट पर ताला जड़कर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का धरना पिछले 4 घंटे से लगातार जारी रहा। नाराज ग्रामीण स्कूल में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। हंगामे की सूचना मिलते ही CBEO खूबचंद वर्मा मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को समझाइश करने की कोशिश की गई, हालांकि ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि स्टाफ की भारी कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही और विद्यालय में नामांकन के बाद भी कई विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। के बनाए गए वीडियो के मामले में अपडेट आया है। अजमेर सिविल न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई है। आज विकास दिव्य कीर्ति सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे हैं। कोर्ट ने विकास को उपस्थित होने के लिए कहा था, लेकिन वो अनुपस्थित रहे हैं। कोर्ट ने 2 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई रखी, यानी कि अब इस पूरे मामले की सुनवाई 2 अगस्त को होगी। उपस्थित नहीं होने की वजह से दिव्य कीर्ति के गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो सकता है। ये बड़ा अपडेट है। बताते चले कि दृष्टि IAS संस्थान के संस्थापक हैं विकास दिव्य कीर्ति, और उन पर केस चल रहा है। उसी सिलसिले में कोर्ट में सुनवाई हुई है, और सुनवाई के दौरान बताया गया था कि आज उन्हें उपस्थित होने के लिए बोला गया था, लेकिन कोर्ट में ना आने की वजह से अब इस मामले की सुनवाई 2 अगस्त को होगी। बताया जा रहा है कि अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है। लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। मंत्रिगण समिति की आज जो दूसरी बैठक की मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि संघर्ष समिति से जुड़े बिंदुओं को लेकर के विचार विमर्श इस पर किया गया। मंत्री जोगाराम पटेल, जवाहर सिंह और इसके साथ अविनाश गहलोत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे हैं। समिति कक्ष चिंतन में बैठक की गई है। MBC आरक्षण विधायक को 9वीं अनुसूची में, यानी कि जो आरक्षण है उस विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। आरक्षण आंदोलन के दौरान समझौते को सही तरीके से पालना करने, सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण का पूरा लाभ देने, देवनारायण योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन करने, आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने, गुर्जर आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के आश्रितों को सरकार में अनुकंपा नियुक्ति देने, रीट भर्ती 2018 में बचे हुए 372 पदों पर नियुक्ति की मांग सहित अन्य मांगों पर बैठक में चर्चा की गई। जयपुर से बड़ी खबर। चांदपोल बाजार में व्यापारी में गुस्सा फूट पड़ा है। शराब की दुकान खोलने के विरोध में व्यापारी लामबंद हो गए। गोविंद राव जी के रास्ते के पास बाजार में शराब की दुकान का विरोध किया जा रहा है। शराब खोलने के विरोध में व्यापारियों ने दुकानें भी बंद कर दी हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जयपुर से बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर इस वक्त व्यापारी काफी आक्रोशित है। उनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही है, हंगामा किया जा रहा है। चांदपोल बाजार की ये घटना, व्यापारियों में काफी आक्रोश। शराब की दुकान खोलने के विरोध में सभी व्यापारी लामबंद हो गए हैं। गोविंद राव जी के रास्ते के पास दरअसल शराब की दुकान है, इसका विरोध इनकी तरफ से किया जा रहा है। शराब दुकान खोलने के विरोध में व्यापारियों ने दुकानें पूरी तरीके से बंद कर दी हैं। जयपुर से बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर।
ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, विरोध किस बात का और अभी का क्या माहौल? देखिए, ये जो पूरा विरोध है वो चांदपुर बाजार में गोविंदराव जी के रास्ते के पास का है, जहाँ पे मुख्य बाजार में दुकान नंबर 145 में ये सूचना मिलती स्थानीय व्यापारियों को कि यहाँ पर एक शराब की दुकान खोली जा रही है और शराब के ठेकेदार ने ये दुकान ले ली है। इसका मालूम चलने पर आसपास के व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया और उन्होंने विरोध के स्वरूप अपने बाजार में जो अपने प्रतिष्ठान थे उनको बंद कर दिया। उसके बाद इसी दुकान के पास आकर के वहां पर विरोध प्रदर्शन किया, वहां धरने पर बैठ गए, जिसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। व्यापारियों को कहना यह है कि पहले भी शराब ठेकेदार ने गोविंदराव में दुकान ले रखी थी। जब लगातार उसका करीब 2-3 साल से विरोध किया गया तो वो दुकान को जब आबकारी विभाग ने जब बंद करने का थाना या उसको सीज करने का फैसला लिया तो इस बीच उसी दुकानदार ने अब दुकान नंबर 145 को कहीं ना कहीं जिनमें मतलब किराए पर लिया है या खरीदा है, ऐसी जानकारी व्यापारियों को थी, जिसकी भड़क लगने पर जो व्यापारी हैं वो विरोध जता रहे हैं कि बाजार में उनके दुकान के पास में कोई सी शराब की दुकान ना खुले। तो फिलहाल पुलिस मौके पर है और विरोध जारी है। जी, पुलिस ने समझाइश का रास्ता निकल सके, इसको लेकर के क्या प्रयास किए हैं? देखिए, पुलिस की ओर से जो समझाइश के प्रयास वहां पर किया जा रहा है, साथ में यह भी कहा जा रहा है कि पूरा जो मामला है वो आबकारी विभाग को भिजवाया जाएगा, क्योंकि आबकारी विभाग ये तय करेगा कि कहाँ दुकान खोली जानी है और नहीं खोली जानी है। क्योंकि व्यापारी ये कह रहे हैं कि जहां पर ये दुकान खोल रही है, खोली जाएगी, उसी जगह पर पास में मंदिर है, धार्मिक जगह वहां पर है, तो ऐसे नियमों के विपरीत जाकर के दुकान खोली जा रही है। तो आबकारी विभाग को पुलिस ने वहां पर बुलाया ताकि पूरा मामला ऊपर तक जा सके और इस पूरे मामले में निर्णय हो सके। जी, बहुत शुक्रिया विष्णु जानकारी के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। दरअसल जगदीप धनखड़ ने सोमवार शाम को अचानक ही अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया था। उन्होंने कहा था कि यह फैसला उन्होंने अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए लिया है। 74 वर्षीय जगदीप धनखड़ 2022 से उपराष्ट्रपति पद संभाल रहे थे। गृह मंत्रालय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो जैसे ही ये जानकारी मिली कि जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था, सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। हालांकि इस सब के बीच में जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार किया, मंजूर किया, पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि जगदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करते हुए नजर आए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अब देखिए, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर सियासी गलियारों में हंगामा भी है। कांग्रेस के साथ साथ विपक्षी दल लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट में आप सियासी माहौल समझिए। तो सुन लो। One second, honorable members, when LOP was speaking, there was silence. Please listen to leader of. कल शाम तक कोई सुगबुगाहट भी नहीं थी, लेकिन कल ही यानी सोमवार की रात अचानक ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे ने दिल्ली में बड़ी हलचल पैदा कर दी। हालांकि जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति को जो अपना इस्तीफा भेजा है उसमें अपनी सेहत का हवाला दिया है, लेकिन कांग्रेस की ओर से सवाल किए गए और फिर विपक्षी दलों ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। सारा दिन तो हाउस में थे वो, तो स्वास्थ्य कैसे एकदम अचानक क्या कारण हुए, घंटे के अंदर के इस्तीफा ही देना पड़ गया। हम तो उनके लिए उम्मीद करते हैं कि दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और सेहत दे। सारा दिन आप ठीक बैठे हुए काम कर रहे हैं, आप पूरा दिन हाउस में हो और आपने जाके आके मेरी तबीयत खराब है और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो ये समझ से बाहर है।
वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, संवैधानिक पद पर बैठे हैं। आज मानसून सत्र का पहला दिवस है और आज ही के दिन उनका इस्तीफा हो जाता है। ये इस सरकार में चल क्या रहा है? हमेशा जब कोई ऐसी बड़ी घटना होने वाली होती है तो वो बिना बताए, बिना उस पर चर्चा हुए हो जाती है। अरे जगदीप धनखड़ जी ये इस्तीफा 4 दिन पहले दे सकते थे, सेशन के बाद दे सकते थे, बहुत पहले दे सकते थे। अब ये क्या है हमें नहीं पता। हम तो सिर्फ यही चाहेंगे कि आदरणीय धनखड़ साहब खूब स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। कांग्रेस के जयराम रमेश ने तो एक सोशल मीडिया पोस्ट में टाइम के साथ अचानक लिए गए इस फैसले के पीछे के कारणों पर अटकलें जाहिर की। जयराम रमेश ने लिखा कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का अचानक इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है उतना ही अकल्पनीय भी। कल शाम करीब 5 बजे तक मैं उनके साथ था, वहाँ कई और सांसद भी साथ थे और शाम 7:30 बजे मेरी उनसे फोन पर बात भी हुई थी। निसंदेह उन्हें अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि उनके इस बिल्कुल अप्रत्याशित इस्तीफे के पीछे जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक है। अटकलों का दौर जारी है। सवाल यही है कि अचानक ही इस्तीफा क्यों? कल शाम 5:45 पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, अखिलेश प्रसाद सिंह और प्रमोद तिवारी की मुलाकात जगदीप धनखड़ से हुई थी और अखिलेश प्रताप सिंह का कहना है कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक थी। तबीयत खराब तो मुझको नहीं लगा और केवल मैं अकेले नहीं था उस समय। जयराम रमेश जी, प्रमोद तिवारी जी, हम लोग तीनों ही थे जब उनसे मुलाकात हुई थी और नॉर्मल बातचीत कर रहे थे, कोई ऐसा लग नहीं रहा था। तो मुझे नहीं लगता है कि तबीयत की वजह से ऐसा हुआ होगा और ये हम सब के लिए चौंकाने वाला है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष अब सरकार को घेर रहा है। इसे दबाव में दिया गया इस्तीफा बताया जा रहा है।